दोस्तों पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से पाकिस्तान लगातार सैकड़ों ड्रोन भारत की तरफ भेज रहा है, भारत के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन उन सारे अटैक्स को हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने नलिफाई कर दिया है, नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश के पास इतने सारे ड्रोन आए कैसे, या फिर उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए जिसके बदौलत उन्होंने ये सारे ड्रोन और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने खरीदा या फिर उसको मैन्युफैक्चर करा। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरीके की किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर नहीं करता। पाकिस्तान भिखारियों का वो देश है जहां सिर्फ सुअर रहते हैं। और अगर आप इन सब का जवाब जानना चाहते हैं तो उसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो जवाब है टर्की या तुर्की, जो खुद को इस्लाम का खलीफा बनाने के चक्कर में है, जिसके यहाँ जब भयंकर अर्थक्वेक आया था तब सबसे पहले उसकी हेल्प के लिए भारत आगे आया था। वही टर्की जहां आज भी लाखों टूरिस्ट भारत से घूमने जाते हैं और वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन सारे टूरिस्टों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों थैंक यू कि आपने टर्की को वो पैसे दिए और वही पैसे अब वो पाकिस्तान की मदद के लिए खर्च कर रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान भारत पे अटैक कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं भारत की सरकार को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि भारत की सरकार फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी। भारत की सरकार अपनी एक ग्लोबल इमेज बनाना चाहती है कि भारत शांति चाहता है, भारत बुद्ध को चुनता है युद्ध के ऊपर। दोस्तों टर्की टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां टर्की के क्राइसिस में भारत सबसे पहले खड़ा रहा, वहीं भारत के क्राइसिस में टर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि टर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है? दोस्तों इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों टर्की और पाकिस्तान का रिश्ता 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुआ था। टर्की उन कुछ गिने चुने देशों में था जिसने पाकिस्तान के साथ ये मैत्री शुरू की थी। टर्की उन कुछ गिने चुने देशों में था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी थी। कई लोग इसे इस्लामी भाईचारा कहते हैं या मानते हैं, जिसे इंग्लिश में मुस्लिम ब्रदरहुड भी कहा जाता है। दो मुस्लिम देश, एक धर्म, एक इमोशन। तो क्या सिर्फ धर्म के लिए ही ये रिश्ता बना था या इसकी नींव कुछ और थी? 1920 के दशक में जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था तब भारतीय मुसलमानों ने टर्की के खलीफा के समर्थन में आवाज उठाई। यहीं से टर्की और सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के बीच एक इमोशनल रिलेशन बन गया, जो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी कंटिन्यू रहा। अब ये भी जान लेते हैं कि टर्की पाकिस्तान को हथियारों से कैसे मदद करता है। दरअसल डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र की बात करें तो टर्की और पाकिस्तान के बीच गहरा सहयोग है। टर्की हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता रहा है। हथियारों की खरीद फरोख्त होती जा रही है। टर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स और नेवल सिस्टम में मदद करता है। पाकिस्तान पायलट्स को टर्की में ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सबसे मजेदार बात, टर्की और पाकिस्तान दोनों ही चीन के काफी करीबी हैं, यानी कि ये तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक घेरा बनाने की भी कोशिश लगातार करते रहे हैं और कर रहे हैं। और अगर बात करें कि सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा यानी कश्मीर की, तो भैया ये है कि भारत का ये इंटरनल मैटर है, लेकिन टर्की के लिए और टर्की के राष्ट्रपति इसे कई बार यूएन और अन्य मंचों पर उठा चुका है और वो कहता है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। बात करें 1965 और 71 के वॉर की, तो टर्की ने पाकिस्तान को मोरल सपोर्ट दिया था। तू लड़, तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा है, इस तरीके की मेंटेलिटी टर्की ने पाकिस्तान को दिया था, या यूं कहें कि इस तरीके का एक प्रोवोकेशन, मोटिवेशन और सपोर्ट टर्की ने पाकिस्तान को दिया था। टर्की ने कारगिल 1999 के दौरान भी पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए थे और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। पुलवामा अटैक जो अभी रिसेंटली 2019 में हुआ था, उसके बाद भी भारत के बालाकोट स्ट्राइक की टर्की ने इंडिया का अग्रेशन कहा था और पाकिस्तान की बात की, उसको सपोर्ट किया। 2023 के बाद टर्की ने लगातार OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन जैसे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है और हर बार भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। अब अगर भारत और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें दोस्तों, तो आप सबको पता है कि आखिर अभी चल क्या रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान रोज रात को इंडिया के ऊपर ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है और उसने 36 शहरों को
अलग अलग तरीके से टारगेट करने का प्रयास किया है, जिसे भारतीय एयरफोर्स ने और भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने नलिफाई कर दिया है। इन ड्रोन्स की पहचान एसिस माई सोनघर या बेयर एक्टर TB2 के रूप में की गई है। इंडियन एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम भले ही इन हमलों को नाकाम कर दे रहा हो, लेकिन इन ड्रोन्स की स्पेशलिटी और वर्किंग के बारे में जानना काफी जरूरी है। दोस्तों, बेयर ऑप्टर ड्रोन्स मीडियम हाइट लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रोन्स हैं जो 24 घंटे तक फ्लाई कर सकता है और जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। 1500 किलो तक का ये पेलोड ले सकता है, यानी कि 1500 किलो तक का RDX ये ड्रोन कैरी कर सकता है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना घातक है और ये किस तरीके की क्षति पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये भी कि ये लेजर गाइडेड स्मार्ट म्यूशन से लैस हो सकता है। ये सटीक निशाने के लिए हेल्पफुल होता है और टारगेटेड अटैक के लिए यूज किया जाता है। इससे स्पेशल इलेक्ट्रोड, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमराज से पूरे दिन और रात में भी निगरानी में ये यूजफुल होता है। लेकिन इतनी क्वालिटी होने के बाद भी भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश से इनको मार गिरा रहा है। पर सवाल ये है कि ऐसे टाइम पर जब वॉर चल रहा है और वहां टर्की जैसे देश हमारे ही दुश्मन की हेल्प में लगा हुआ है, तब इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है या फिर हमें क्या सीख मिलता है। हमारे अंदर शत्रुबोध यानी एनिमी की पहचान करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, और वो कब डेवलप होगा, क्योंकि टर्की हो और या कोई दूसरा भाईजान या फिर पाकिस्तान जैसा भाईजान हो, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट सिर्फ इस बेसिस पे कि इनका एक कॉमन रिलीजियस आइडेंटिटी है या कॉमन रिलीजियस गोल है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस डिफिकल्ट टाइम में टर्की, अजरबैजान, इस तरीके के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सभी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और इसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ लोग हैं जो वहाँ एक टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं घूमने, और वो वहाँ पे अपने पैसे खर्च करते हैं और उन्हीं पैसे का यूज ये कंट्रीज पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। अब सोचना आप लोगों को है, सोचना उन लोगों को है जो लोग टर्की और अजरबैजान जैसे देशों में टूरिज्म के लिए जाते हैं, कि आखिर वो सच में ये चाहते हैं कि वो जो पैसे टूरिज्म के नाम पे उस देश की इकोनॉमी में दे रहे हैं और वही देश उन्हीं पैसों का इस्तेमाल उन्हीं के मुल्क भारत और उनके ऊपर हमले के लिए कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके, तो वाकई उन्हें सोचना चाहिए कि क्या ये जो कुछ भी वो करते हैं वो सही है। इससे इतर दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और भी बताया कि कैसे जो शत्रुबोध की बात है वो भारत को पता होनी चाहिए, यानी कि भारत का एनिमी कंट्री कौन है, भारत का दुश्मन देश कौन है, इसकी पहचान होनी चाहिए और वो हमें इजराइल जैसे देशों से सीखना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस देश के कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश की मिट्टी से, देश से प्यार करते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं और काफी लंबे समय से कह रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसा ही है कि अगर आपको शत्रुबोध नहीं होगा तो फिर आप वही करोगे जो भारत ने अर्थक्वेक के टाइम पे टर्की को हेल्प करके की थी, क्योंकि आप उसकी मदद करोगे और वो आपसे बदला लेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये ठीक वैसा ही होता है जैसा आपके पड़ोस में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मुंह पे भले ही अच्छी अच्छी बातें करता हो लेकिन बगल में आपके मौत के फिराक में हो या आपको क्षति पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने के फिराक में हो। दुश्मनों की पहचान होना काफी आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा से ये विश्वास करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये द्वापर या त्रेता काल नहीं है जहाँ पे आप आइडियलिस्टिक हो सकते हो, आपको प्रैक्टिकल होना होता है। और ये इस देश की सरकार को, इस देश के लोगों को सोचना और समझना होगा कि वो शत्रुबोध की उस भावना को डेवलप करें, जिससे वो इस बात को आइडेंटिफाई करें कि आखिर कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन। और अगर वो दोस्तों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कम से कम दुश्मनों की पहचान तो हमें होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें दुश्मनों की पहचान नहीं होगी तो कभी भी हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। बाकी दोस्तों, अभी जो करंट सिचुएशन है वो काफी संवेदनशील है और हमें इंतजार करना होगा। हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार एंड हर हर महादेव।